तो आज हम जिस रसायन की बात करेंगे उसका नाम है पोटली रसायन। औषधि कल्पन का हमारा लास्ट टॉपिक है पोटली रसायन। इसके अंदर भी बात करते हैं हम हेमगर्भ पोटली के बारे में। हेमगर्भ पोटली, पोटली का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को कंसाइज करना। बहुत ज्यादा बिखरी हुई चीजें हैं उन्हें कंसाइज करके एक पोटली बना लेते हैं। तो उसी तरीके से हमारी पोटली रसायन भी बनती है। इसके अंदर जो मेडिसिन है, जब पुराने टाइम पर आचार्य कहीं पे ट्रेवल करते थे तो जो मेडिसिन्स होती थी स्वरस कल्क वगैरह या फिर दूसरी जो भी सॉलिड मटेरियल्स होते थे उनको स्टोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था और वो बहुत ज़्यादा बिखरी हुई रहती थी और वो ख़राब भी हो जाती थी ट्रैवल के टाइम पर। तो उसके लिए जो पोटली रसायन है उसका निर्माण किया गया था। तो इसके अंदर जो दवाइयाँ होती हैं उन्हें कंसाइज किया जाता है। और इसके घटक द्रव्य देखते हैं हम सबसे पहले हेमगर्भ पोटली के। शुद्ध पारद इसमें रहता है 4 भाग, शुद्ध गंधक रहता है 2 भाग। पारद और गंधक तो इसके अंदर रहेंगे ही रहेंगे क्योंकि ये एक रसायन है। स्वर्ण भस्म रहेगी 1 भाग और ताम्र भस्म इसमें रहती है 3 भाग। तो इनके जो कंपोनेंट्स हैं कितने भाग रहेंगे ये याद करना इसमें इम्पोर्टेंट है। 4 ही इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। भावना इसमें रहते हैं कुमारी स्वरस की। तो किस तरीके से हम इसको बनाते हैं, निर्माण विधि क्या है इसकी? सबसे पहले पारद और गंधक की हम कज्जले बना लेंगे। कज्जले बना ली हमने, उसका मर्दन करके उसके बाद उसके अंदर स्वर्ण और ताम्र भस्म को भी हम ऐड कर देंगे। कुमारी स्वरस की भावना देंगे। कुमारी स्वरस की भावना देकर 1 हफ्ते तक उसका लगातार मर्दन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा खरल होता है। उसके अंदर हमने पहले पारद और गंधक ऐड किया, इनका मर्दन किया, देन हमने अगेन इसमें स्वर्ण और ताम्र ऐड कर लिया, कुमारी स्वरस की इसमें भावना दी। तो इसकी वजह से इसका मर्दन हो जाता है। मर्दन करने के बाद जब वो सूख जाए, ठीक है, सूखने के बाद उसकी जो है हम गुटिका बना देते हैं। ठीक है, मर्दन करने के बाद हम उसकी गुटिका बना लेंगे। गुटिका कैसी बनानी है? शंकु आकार की। शंकु का मतलब होता है कोन। इस तरीके से कोन की शेप की हम गुटिका बना देते हैं। और गुटिका का साइज कितना रहता है? गुटिका का मतलब होता है गोली। इस टाइप से गोली बना लेंगे। और बड़ी सुपारी, जितनी साइज की बड़ी सुपारी होता है उतनी ही साइज की हम इसे बनाते हैं। फिर हमारी गुटिका बन गई है। उसके बाद हम लेते हैं एक रेशमी वस्त्र। इस तरीके से वस्त्र लेना है, इस पर गंधक का चूर्ण इस तरीके से फैला लेंगे। ठीक है, क्वांटिटी सफिशिएंट यूज करेंगे। शंकु आकार की जो हमारी गोली है उसको यहाँ पर रख देंगे। रखने के बाद इस कपड़े को हम फोल्ड कर देंगे और इसकी इस तरीके से पोटली बना लेंगे। ठीक है, ये पोटली की शेप में आ जाती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक मिट्टी की हांडी लेते हैं। हांडी के अंदर हम जो है गंधक ऐड करते हैं। गंधक हमने ऐड किया और नीचे से अग्नि देते हैं, माइल्ड हीट देते हैं हम यहाँ पर। गंधक को मेल्ट कर लेंगे। गंधक जो 119 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है। लो हीट पर ही हम इसको गर्म करेंगे मेल्ट करने के लिए, क्योंकि गंधक जो है वो इन्फ्लेमेबल होता है और वो जल्दी आग पकड़ लेता है। तो इस तरीके से हम उसको जो है मेल्ट कर लेंगे। गंधक को मेल्ट करने के बाद हम दोला यंत्र विधि से इसका स्वेदन करते हैं। यानी कि हमने इस तरीके से एक वेसल लेनी है, उसके बाद उसके अंदर मोल्टन फॉर्म में जो हमने गंधक लिया था उसको यहाँ पर डाल देंगे। जो हमने गुटिका बनाई थी, पोटली बनाई थी, उसको यहाँ पर लटका देंगे और इसका स्वेदन करेंगे। तो यहाँ पर दिखाया भी गया है कि दोला यंत्र विधि से इसका स्वेदन करते हैं। भावना का मतलब भी बताया कि एक भावना कब तक देनी है। एक भावना हम किसको बोलते हैं? भावना का मतलब होता है किसी भी लिक्विड को डालकर, कोई भी हमारे पास चूर्ण है उसके अंदर हम लिक्विड डाल रहे हैं और उसको रगड़ रहे हैं। तो जब तक ना सूख जाए वो, तब तक उसकी एक भावना रहती है। जब वो सूख जाए तो उसके अंदर दोबारा लिक्विड ऐड करते हैं, दोबारा उसका मर्दन करते हैं, तब तक जब तक वो सूख ना जाए। तो इस तरीके से वो दूसरी भावना हो जाती है। तो इस तरीके से भावना देकर 1 हफ्ते तक हम इसका मर्दन करते हैं। फिर एक रेशमी वस्त्र लेंगे, उस पर गंधक का चूर्ण फैलाएंगे और चूर्ण फैलाने के बाद उस पर गुटिका को रखकर पोटली बना लेंगे। मिट्टी की हांडी लेंगे, उसमें गंधक डालेंगे, मंद अग्नि पर उसको पिघला लेंगे। फिर इस पोटली को पिघली हुई गंधक में दोला यंत्र विधि से लटकाकर मंद अग्नि पर पाक करेंगे। अग्नि पाक के द्वारा जो पोटली के अंदर की गुटिका है वो पकते पकते हार्ड हो जाती है, क्योंकि हमने उसके अंदर क्या डाला था? गंधक। गंधक को ही हम शुलवारी भी बोलते हैं। इसके अंदर हमने ताम्र भस्म भी ऐड की है। शुल का मतलब होता है तांबा और अरि का मतलब होता है दुश्मन। जो गंधक है वो ताम्र का दुश्मन होता है। उसका मारण भी हम ताम्र का मारण भी हम गंधक से ही करते हैं। और तांबे के पात्र में अगर हम गंधक को स्टोर करते हैं तो गंधक जो है तांबे के पात्र को खा जाता है,
वो मेटल जो है वो बिल्कुल ही खराब हो जाता है, नीचे से टूट जाता है। तो इसी वजह से हमने उसके अंदर जब गंधक डाला था तो वो पकते पकते हार्ड हो जाती हैं जब उस पोटली से। बीच बीच में हम इस पोटली को बाहर निकालते रहेंगे। बाहर निकालने के बाद जो हमारी कड़छी होती है वो बेसिकली मेटल की बनी हुई होती है, उस पर इस पोटली को टकरा कर देखेंगे। ठोक कर जब इसको देखते हैं तो इसमें से टन टन की आवाज आने लगती है। टन टन की आवाज आने की तो मतलब जो हमारी गुटिका है वो हार्ड हो गई है। और गंधक जो हमने डाला था मोल्टन स्टेट में, जो हमने बाहर लिक्विड फॉर्म में गंधक ऐड किया था, वो व्योम वर्ण का यानी कि स्काई जैसे कलर का हो जाता है। तो हमने समझना चाहिए कि जो हमारी पोटली रसायन है वो बन गया है। ठीक है, उस टाइम पर पोटली को बाहर निकालेंगे और उसको ठंडा करेंगे, स्वांगशीत होने देंगे उसे। स्वांगशीत होने के बाद पोटली खोलेंगे, गुटिका को बाहर निकालेंगे, उस पर जो चिपका हुआ गंधक है उसे हटा लेंगे और शंकु आकार की जो गोली है उसको सुरक्षित कर देंगे। यथा आवश्यक इसको यूज करते हैं हम जल आदि के साथ घिसकर। इसका यूज कैसे किया जाता है, एक पत्थर की शिला होती है जैसे कि हमारा सिलबट्टा होता है, उसी टाइप से हम कोई भी लिक्विड उस पर डालेंगे पत्थर की शिला पर, जो इसका या तो जल है या फिर इसका जो भी अनुपान रहता है वो हम इसमें डालते हैं और जो हमारी गुटिका है उसको घिस देते हैं। तो घिसने से उसका जो कंपोनेंट है वो आ जाता है उसके अनुपान में और उसका हम सेवन कर लेते हैं। मात्रा इसकी आधी से एक रत्ती रहती है। हिमगर्भ पोटली की अनुपान इसका क्या है, अद्रक स्वरस, अद्रक का स्वरस रहेगा या फिर पर्णखंड स्वरस। उपयोग क्या है इसका, पोटली हेमगर्भाख्या, जो हेमगर्भ नाम की पोटली है, सन्निपाते प्रयुज्यते, इसे सन्निपातज व्याधियों में यूज किया जाता है। अद्रक स्वरस घृष्टम, या तो अदरक के स्वरस के साथ घिसकर या फिर पर्णखंड पान के साथ घिसकर। पथ्य अपथ्य इसका रोग रोगी और दोष के अनुसार रहता है। हेमगर्भ पोटली की अवस्था अनुसार उपयोग, ऋतु परिवर्तन होने की वजह से जब भी ये मौसम बदल रहा है उस टाइम पर अतिसार हो गया है या फिर जंतु जन्य विसूचिका है, किसी भी माइक्रोब्स की वजह से अगर विसूचिका हो गई तो वहां पर यूज करते हैं हम हेमगर्भ पोटली। अदरक स्वरस के साथ घिसकर थोड़ा सा शहद मिलाकर इसको यूज किया जाता है। काल सेवन, दिन में एक बार इसका सेवन करते हैं। काल मर्यादा, इसे 8 दिन तक ही हम लगातार यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा टाइम इसको नहीं चलाना चाहिए, बीच बीच में इसको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। दुष्प्रभाव की बात करते हैं तो विधि पूर्वक सेवन करने पर इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं देखा जाता है, लेकिन अधिक मात्रा में जब इसका सेवन कर लेते हैं तो ये धातु विषाक्तता की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। जो टॉक्सिसिटी है, जो इसके अंदर मेटेलिक कंपाउंड्स डले हुए हैं, उनकी कंसेंट्रेशन बॉडी में इंक्रीज हो सकती है, किडनी लिवर जो है वो डैमेज हो सकते हैं। तो ज़्यादा देर तक इसका यूज़ नहीं किया जाता है। फाइटोकेमिकल कॉम्पोजिशन, इसके अंदर हमने डाला था पारद और गंधक, मर्क्यूरी और सल्फर। स्वर्ण भस्म थी इसके अंदर, और क्या था हमारा, ताम्र था। ताम्र भी जो है वो कॉपर ही होता है, तो कॉपर इसके अंदर रहता है। फिनोलिक कंपाउंड्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। देन बात करते हैं इसकी फार्मेकोडायनेमिक्स की। फार्मेकोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, किस तरीके से ड्रग हमारी बॉडी में काम कर रही है, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो जो हिमगर्भ पोटली है इसे हम यूज करते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में, काश श्वास हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, वहां पर इसको यूज कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द ब्रीदिंग क्वालिटी बाय क्लियरिंग द रेस्पिरेटरी पैसेज, रेस्पिरेटरी पैसेज को ये साफ करती है। एंटीपायरेटिक यानी कि फीवर को रिड्यूस करती है नेचुरली। इट हेल्प्स टू रेगुलेट द बॉडीज टेम्परेचर बाय एक्सेलरेटिंग द हीट रेडिएटेड, यानी कि बॉडी से जो पसीना निकलता है उसे बढ़ा देती है। तो एंटीपायरेटिक यानी कि फीवर को रिड्यूस करती है। थर्ड इज इम्यूनोमोड्यूलेटरी, इम्यूनोमोड्यूलेटरी यानी कि इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी। जो इसके अंदर पारद गंधक डले हुए हैं, जो हमारी कजली है वो मेनली बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है क्योंकि वो रसायन होती है। स्वर्ण अपने आप में ही एक बहुत बढ़िया रसायन होता है। तो स्वर्ण और कजली की वजह से मेनली इम्यूनोमोड्यूलेटरी होती है। न्यूरो प्रोटेक्टिव, इसके अंदर जो है हमने स्वर्ण भस्म डाली है जो कि एक मेध्य रसायन है, वो हमारे नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करती है और ब्रेन के फंक्शंस को इम्प्रूव करती है। फिफ्थ इज एंटी इन्फ्लेमेटरी, ताम्र जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज शो करता है, रिड्यूसिंग द इन्फ्लेमेशन। देन लास्ट है इसकी फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है किस तरीके से बॉडी ने ड्रग को एब्जॉर्ब किया, कैसे हमारी बॉडी में हो गई, हमारी बॉडी ने उसके साथ क्या किया, कैसे उसे एब्जॉर्ब किया, कैसे बॉडी में फैलाया है, पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है, मेटाबॉलिज्म उसका कैसे हुआ है, कैसे वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हुई है।
तो सबसे पहले आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्योंकि ये एक टैबलेट है, इसे हम ओरली इनटेक करते हैं और जो ओरली चीज़ें ली जाती हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है जीआईटी के थ्रू। देन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन किसके थ्रू होगा? ब्लड स्ट्रीम। ब्लड जो है सभी चीज़ों को फैलाने का काम हमारी बॉडी के अंदर करता है। ब्लड के अंदर भी मेनली प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बाइंडिंग होती है और जो मिनरल कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर जनरली वो ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ बाइंड हो जाते हैं और पूरी बॉडी के अंदर उनका ट्रांसपोर्ट होता रहता है। थर्ड इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की जो मेन साइट है वो क्या है? लीवर। लीवर के अंदर ही इसका मेटाबॉलिज्म होता है। जो नॉन पोलर कंपोनेंट्स हैं उन्हें पोलर में कन्वर्ट कर देते हैं लीवर के अंदर। तो नॉन पोलर कंपोनेंट जब पोलर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो किडनी से इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। जो मिनरल कंपोनेंट्स हैं इनका जनरली फेज 2 मेटाबॉलिज्म होता है। फेज 2 के अंदर जो हमारे मिनरल कंपोनेंट्स हैं वो स्लाइटली पोलर होते हैं, तो स्लाइटली पोलर से उन्हें हाईली पोलर में कन्वर्ट करते हैं। लास्ट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन होता है इसका मेनली फीसेस के थ्रू और कुछ अमाउंट में यूरिन के थ्रू भी एक्सक्रीट आउट होती है बॉडी से। रिसर्च अपडेट्स, इसके ऊपर क्या क्या रिसर्च अपडेट्स, क्या क्या रिसर्चेज हुई हैं। तो फर्स्ट इज रोल ऑफ हेमगर्भ पोटली रसायन लीहन इन पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस। कोविड-19 के बाद जो लंग्स की लेयर है, लंग्स का जो टिश्यू है वो थिक हो गया है, बहुत ज़्यादा स्टिफन हो गया है, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन के ट्रांसफर में दिक्कत आ सकती है और उसको बोलते हैं लंग फाइब्रोसिस। तो हिमगर्भ पोटली रसायन जो है ये वेग अवस्था में भी और अवेग अवस्था में भी, यानी कि ऑक्सीजन का ट्रांसफर अच्छे से नहीं हो रहा है तो उसका वेग आ रहा है, अगर अच्छे से हो रहा है तो उसका वेग थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है, तो दोनों ही कंडीशंस में ये हेल्पफुल होती है। पोस्ट कोविड-19 लंग फाइब्रोसिस। कोविड के दौरान जो लंग्स है उनके अंदर एबनॉर्मल हीलिंग होने की वजह से स्कार टिश्यू बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, डेड टिश्यू वहाँ पर बन जाते हैं। तो अच्छे लंग टिश्यू वहाँ पर ना बन के स्कार टिश्यू की फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि वो थिकन और स्टिफन हो जाते हैं, तो उसकी वजह से लंग फाइब्रोसिस होते हैं। वहाँ पर हीम का पोटली रसायन जब दिया गया 125 mg पर डे, एक दिन में मैक्सिमम 125 mg मुहुर मुहुर, यानी कि थोड़ी थोड़ी देर में जब इसको देते हैं एडजुवेंट के रूप में, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसने जो सिम्टम्स हैं उन्हें काफ़ी रिड्यूस किया, जैसे कि ब्रेथलेसनेस, कफ, फीवर, reducing signs like increase in the respiratory rate, crepitations, etc. तो ये इसके रिसर्च अपडेट्स थी। इसी के साथ हमारा जो पोटली रसायन है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। हेमगर्भ पोटली यहाँ पर कंप्लीट होती है और इसी के साथ औषधि कल्पवन का जो चैप्टर है वो हमारा यहाँ पर फिनिश हो जाता है।